नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को मुख्यालय पौड़ी पहुंचे। धामी मुख्यालय पौड़ी बाजार क्षेत्र में पौड़ी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को द्वाराहाट में घर घर जाकर जनसंपर्क किया था और कहा था कि पार्टी ने दोबारा सत्तासीन होने के लिए योजना बनाई है और इसी के तहत टिकट वितरित किए गए हैं। और इसी के साथ में कहा कि जिन काबिल लोगों को टिकट नहीं मिल सका उन्हें सरकार में सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने एकजुट होकर दोबारा से सरकार लाने का आह्वान किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने की अपील सभी पार्टियों के नेता कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। सीएम डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं आगामी रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। और इसी के क्रम में सीएम ने बुआखाल में साथ बैठक की और 14 फरवरी तक पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। लालकुआ विधानसभा के मोटा हल्दू क्षेत्र में जनता से आशीर्वाद लेने पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम और लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत में कांग्रेस की तैयारी की जानकारी दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपनी कमान संभालने वाले हरीश रावत लगातार लालकुआ विधानसभा के हर क्षेत्र में जा रहे हैं। आज कहां पहुंचे हैं, जानते हैं जनता से क्या वायदे किए। सर, लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा मौका, आप यहां कमान संभालने आ चुके हैं, क्या कहेंगे? जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने लोगों का आह्वान किया, बनाओ कांग्रेस सरकार। गैस का सिलेंडर नहीं होगा 500 के पार, स्थायी नौकरियां सृजित होंगी 4 लाख। मैंने लोगों से कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी द्वार द्वार और 5 लाख परिवारों को मिलेंगे हर साल रुपया 40,000। ये सब कहा है। आपकी जो सरलता है, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हैं, कहीं ना कहीं मुरीद हो जाते हैं आपके बात करने के बाद, और एक भरोसा जागता है उनका हरीश रावत के प्रति। वो भरोसा यहाँ लालकुआ विधानसभा के अंदर लोगों में कितना देखते हैं और लोगों पर कितना भरोसा है? लोगों में भरोसा है, सारे उत्तराखंड को भरोसा है। लोग जानते हैं हरीश रावत ने पहले भी करके दिखाया है और हरीश रावत फिर से करके दिखाएगा। सर, बेहद कम चुनाव में समय रह गया है, कहां पर देखते हैं सर चुनाव का स्थिति और क्या लगता है? बहुत अच्छी स्थिति है, अभी तो शुरुआत है। हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है, उसका लाभ हमको मिलेगा। तौर से हरीश रावत का भी कहना है कि यहाँ पर जो जनता है वो उनके साथ है, और कोई भी वर्ग हो, महिला वर्ग हो, युवा वर्ग हो या यहाँ पर बुजुर्ग वर्ग हो, पूरी तरीके से हरीश रावत के साथ होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। और लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से हरीश रावत को विजय बनाने की बात यहाँ की हर विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने देहरादून में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार के पक्ष में डोर टू डोर प्रचार किया। इस मौके पर पत्रकार वार्ता के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी ने 5 साल के दौरान केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदला और सरकार स्थायित्व तो नहीं दे पाई। हम मुद्दों के आधार पर चुनावी मैदान में हैं और पिछले 5 साल के दौरान जनता की आवाज को हमने बुलंद किया। बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में जनता मन बना चुकी है कि 5 साल की भाजपा सरकार का जो शासन रहा, जो काम करने का तरीका रहा, उससे लोग त्रस्त हैं, एक बदलाव चाहते हैं। 5 साल में लगातार भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री बदले। हमको ये समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री बदलने का कारण क्या था। उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, उन पे आरोप लगे थे, शासन ठीक। हम लोगों ने, क्योंकि उत्तराखंड छोटा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, हम लोगों ने यहाँ पर 5 साल में लगातार जनता की आवाज को बुलंद किया है
और अभी भी हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले। दिल्ली में केंद्र की सरकार भाजपा की है, देहरादून में सरकार भाजपा की है। दोनों सरकार भाजपा के होने के बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षा सब बढ़ रही है, निवेश कम हो रहा है, भूखमरी, लाचारी बढ़ रही है। यहाँ की सरकार ने पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अब तक जो मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं सिर्फ आंकड़े दे रहे हैं और आंकड़े कागजों पे हैं। धरातल पर आप देख लीजिए, जो हाल बिजली का है, सड़क का है, खाद्य सामग्री का है, हर मोर्चे पर विफल रही है। हम लोग एक मैनिफेस्टो लेकर आएंगे 1-2 दिन के अंदर और उसके आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ। उत्तराखंड की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इसके अलावा कांग्रेस ने बीते 5 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई और ना ही कहीं दिखाई दी है। अब चुनाव के समय में कांग्रेस शराब बांटने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि पहले बीजेपी में पन्ना प्रमुख बनाए जाते थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पब्बा प्रमुख बना रही है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है। देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास, मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है। और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पवा प्रमुख बना रहे हैं। मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे। और धन सिंह रावत जी की कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर कड़े प्रहार किए। गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी 5 साल के 5 काम नहीं गिना पाई, क्योंकि उन्होंने 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा में 3 काम किए। तीनों काम गिनाते हुए गौरव वल्लभ ने प्रदेश के सीएम को युवा विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि प्रदेश में कितने युवाओं को रोजगार दिया। इसके अलावा 2 फरवरी को कांग्रेस उत्तराखंड में चुनाव प्रचार को धार देने जा रही है, इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उत्तराखंड के जो प्रभारी प्रहलाद जोशी जी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी 5 साल के 5 काम नहीं गिना पाए। जब पत्रकारों ने उनको इजी किया कि 5 की जगह 3 गिना दो, वो 3 भी नहीं गिना पाए। मैं और इजी कर देता हूँ, 1 गिना दो। 1 काम भी वो नहीं गिना सकते, क्योंकि उन्होंने 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में 3 काम किए हैं। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा में 3 काम हुए। उत्तराखंड को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 राज्य इन्होंने बनाया 2021 में। देश से 30% ज़्यादा महंगाई उत्तराखंड वासियों पे ला दी इन्होंने। और तीसरा, जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के जो तीसरे हैं खनन प्रेमी मुख्यमंत्री, उन्होंने इलीगल माइनिंग को कैसे लीगलाइज्ड किया जाए, कैसे उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाए, उसके ऊपर काम किया। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंडी स्वाभिमान और 4 धाम 4 काम के मैंडेट को लेके, के शपथ को लेके, के प्रतिज्ञा को लेके आगे बढ़ रही है। हम जिस मेज पर बैठ के मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री पद के हस्ताक्षर करेंगे, उसी मेज पर 4 धाम 4 काम के हस्ताक्षर होंगे। 5 लाख परिवारों के खाते में सीधे 40,000 रुपये प्रतिवर्ष जाएंगे। 4 लाख रोजगार का सृजन होगा। गैस का सिलेंडर मोदी टैक्स कितना भी लग जाए, पर उत्तराखंड में 500 से के अंदर होगा। और हर गांव हर द्वार तकनीक के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की हमने शपथ ली है। मुख्यमंत्री जो अपने स्वयं के गांव में सड़क नहीं बनवा पाया हो और स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपने गांव में सड़क नहीं बनवा पा रहा हूं, उनके राज्य के ज्यादातर कैबिनेट मंत्री उनके
चुनाव से पूर्व इस्तीफा दे चुके हो। जो नहीं दे चुके हैं, रेखा आर्य जी वो कहती है कि महंगाई, पलायन और बेरोजगारी से उत्तराखंड के लोग त्रस्त है। ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री जी, आपके मुंह से ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। आप एक बात का उत्तर दीजिए। आप जगह जगह मोदी जी का पोस्टर लगा के उत्तराखंड का चुनाव लड़ रहे हो, तो क्या मोदी जी उत्तराखंड के सीएम बनेंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है? तो क्या प्रधानमंत्री पद से मोदी जी ने त्याग पत्र दे दिया है? आप मुझे एक बात बताइए, आपने पिछले 6 महीने में कितने लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया? इस सवाल का जवाब दीजिए। 2 फरवरी को श्रीमती प्रियंका गांधी जी देहरादून में आकर मैनिफेस्टो को रिलीज करेगी, वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेगी। वो वर्चुअल रैली सारे 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना करते हुए लाइव की जाएगी। 2 तारीख का कार्यक्रम है। 2 तारीख को प्रियंका गांधी जी आने का कार्यक्रम है। 4 तारीख को दिग्विजय सिंह जी आ रहे हैं। 5 तारीख को राहुल गांधी जी स्वयं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार नई पहल शुरू की है। आपको बता दें कि दिव्यांग और 80+ के लोगों को अब घर से मतदान कराने के लिए जनपद अल्मोड़ा में इसकी शुरुआत की गई है। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि 3500 लोग जनपद में हैं, जिनके लिए बैलेट पेपर 1 फरवरी तक आ जाएंगे और 5 और 6 फरवरी तक मतदान कर्मियों की टीम घर घर जाकर मतदान करवाएगी। इस बारी माननीय भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर इस बारी जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80+ हमारे मतदाता हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था इस बारी बनाई गई है कि हम लोग, हमारी जो पार्टीज़ हैं वो वहीं पे घर घर जाके जो है वहाँ पे उनका मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराएंगे। इसके क्रम में जो हमारे 12D फॉर्म का वितरण प्रारंभ हुआ था लगभग आज से 10 दिन पहले, आरओज़ के पास हमारे पास सूचनाएं अब लगभग प्राप्त हो चुकी हैं और जनपद में ये संख्या लगभग 3500 के आसपास है जो हमने दिव्यांग और 80+ मतदाता चिन्हित किए हैं। 1 तारीख को पोस्टल बैलेट छपने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के मध्य में हमारी जो पार्टीज़ हैं वे घर घर जाके, बूथ बूथ जाकर वहाँ पे अपना ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये दिव्यांग। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे के बाद हो रहे घमासान को लेकर बीजेपी और डैमेज कंट्रोल को रोकने की जिम्मेदारी सांसदों को दी है, जिसके चलते चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रही बगावत को लेकर दावा किया है कि उनकी 14 विधानसभाओं में से कोई भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जिसमें दावेदारों की संख्या भी अधिक होती है। ऐसे में उन्होंने सभी का मना लिया है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी संसदीय क्षेत्र में किसी ने भी पार्टी से बगावत कर नामांकन नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी कैडर बेस पार्टी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। निशंक ने कहा कि बीजेपी जो करती है, कहती है, वो करके दिखाती है। निशंक ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उत्तराखंड राज्य के गठन का विरोध करती है, बीजेपी ने ही देश और राज्य का विकास किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देशभक्तों का सम्मान करती है और कांग्रेस ने हमेशा सेना का अपमान किया है। पता ही नहीं जानता। अभी तो मैं प्रमाण आ गया सामने। मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूं और जिस आदमी को पता ही नहीं है वो दिल्ली में बैठकर कुछ भी बोल रहा है। और राजस्थान, इसलिए हमने कहा है और हमने उसको चैलेंज किया है प्रमाणों के साथ, आंकड़ों के साथ। ये तो करती है कांग्रेस। अभी आपने मित्र बता दिया ना, अभी यही प्रमाण दे दिया आपने। इस धरती का एक सपूत जिसने इस देश का माथा ऊंचा किया हो और सर्जिकल स्ट्राइक का नायक हो और उसको ये कांग्रेस पार्टी गली का गुंडा कहती हो। इनको तो हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड की धरती पर खड़े होने की। देशभक्तों को गली का गुंडा कहना, हमारे जनरल को जो सर्जिकल स्ट्राइक का योद्धा हो, जिसने पाकिस्तान को समझा दिया हो कि आंख उठा करके भी देखेंगे तुम्हारे घर में आकर तुमको ठीक करेंगे। क्या हक है? प्रमाण मांगते हो?
कांग्रेस को कोई हक नहीं कि मेरे ये सैन्य नैनीताल विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी संजीव आर्य ने विधानसभा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर भी लगातार कार्य करते रहेंगे और जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों को करना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है और उन्हें विधानसभा की जनता पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 14 फरवरी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। बता दें कि नैनीताल जिले से बीजेपी ने जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल सरिता आर्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पार्टी में शामिल हो चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के सुपुत्र और नैनीताल विधानसभा के पूर्व विधायक संजीव आर्य को मैदान में उतारा है। के लिए आपसी सहयोग से, अपने सभी साथियों के सुझावों से, उनके द्वारा मुझे दिए गए मार्गनिर्देशन पर हमने कोशिश की कि हम सबको साथ लेकर चलकर नैनीताल के विकास का खाका तैयार करें और उस दृष्टि से हमने काम भी किया है, हर क्षेत्र में काम किया है और आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम निरंतर जनसंवाद स्थापित करके सभी सामाजिक लोगों का, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों से मिलकर समन्वय तालमेल स्थापित कर आने वाले समय में भी विकास की दृष्टि से काम। हरिद्वार के ज्वालापुर देहात की विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौड़ ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दादपुर और गोविंदपुर में लोगों से डोर टू डोर जनसंपर्क करते हुए वोट करने की अपील की। राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 60 पार का नारा है वो सफल होगा। देखो, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, तभी तो सभी समाज के लोग, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, जो मिल रहा है वो समर्थन दे रहा है। हम उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हमें जो प्यार दिया, सहयोग दिया, हम यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए विकास देंगे, उनके काम को पूरा करेंगे, उनकी जो भावनाएं उन कसौटी पर पूरा उतरेंगे। और बीजेपी का जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी अगर किसी को फ्री अनाज देते हैं तो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, भारतीयता को देखते हैं, राष्ट्रीयता को देखते हैं। इसलिए सबको फ्री मकान और ये 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट मिला है। हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और इन सबका आभार व्यक्त करते हैं जो हमें प्यार करते हैं। केवल इतना नहीं कर रहे, अपने आशीर्वाद के साथ दुआएं करते हैं, मस्जिदों में जाकर मन्नत मांगते हैं हम कितने वोटों से जीते। ये हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन सब का प्यार हमें मिल रहा है। हम निरंतर आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में आप सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम श्रीनगर पहुंचे, जहां डोर टू डोर कैंपेन कर आपके समर्थन में जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तराखंड में उतारने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को आपकी 5 गारंटी का ध्यान में रखकर अपने बेहतर भविष्य की परिकल्पना करनी चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में लगातार आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैंपेन शुरू कर दिया है और इसी के तहत दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की और इसी के साथ में कहा कि उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल पर विकास होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए जनता से आपके पक्ष में वोट करने की अपील की। हल्द्वानी विधानसभा से नगर निगम के मेयर और बीजेपी के उम्मीदवार जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला का कहना है कि चुनाव मजबूती से लड़े जाते हैं और दोनों राष्ट्रीय दलों ने प्रदेश में अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। उनका कहना है कि नगर निगम क्षेत्र में उनके द्वारा काफी विकास कार्य किए गए हैं और हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है। उनका कहना है कि हल्द्वानी के चौमुखी विकास के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, जिसका जवाब आने वाली 14 फरवरी को विधानसभा की जनता मतदान करके देगी। देखिए, चुनाव मजबूती से ही लड़ा जाता है, कोई भी दल मजबूती से लड़ता है चुनाव। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये जनता
जनार्दन होती है चुनाव में, लोकतंत्र में, और ये निर्णय करने का अधिकार जनता जनार्दन। वहाँ पर रहते हुए कई कार्य नगर निगम द्वारा किए गए हैं और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों के बीच में जाती है और माननीय मोदी जी द्वारा 2025 करोड़ रुपए इस शहर को आवंटित किया गया है, उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई विषय विकास के रह ही नहीं जाएंगे। एक उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ शहरों में हल्द्वानी शहर बनेगा जो सुविधा युक्त होगा, सुंदर होगा। बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही केंद्र सरकार से किसानों की मांग को जल्द पूरा कराने की मांग की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार को झूठा बताया और 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान एसडीएम कार्यालय में इकट्ठा हुए, जहां किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानून के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के किसानों को दिए गए आश्वासन को अमली जामा नहीं पहनाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। सरकार झूठी सरकार है। जो वायदे किए हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के, कोई वायदा नहीं पूरा कर रहे। अब सरकार मुकरती जा रही है। हमें चिट्ठी भेजनी थी, बुलाना था कि अपनी मांगे जो वो रखो, कोई मांग पूरी नहीं करी। जो वायदे करे थे किसानों को, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा नहीं दिया, किसी को मुआवजा नहीं दिया। और टोनी जो है एक कातल, जैसे कुचल के हमारे किसान नीचे दबा के गाड़ी के शहीद कर दिए हैं, वो भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे, उनको बाहर निकाले। ये हमारी परजोर मांग है, ये बड़ी देर से चल रही है, मगर सरकार ने कुछ नहीं करा। अभी कुछ नहीं करा, झूठी सरकार है। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 22 को आमदन दुगनी कर दूंगा तुम्हारी। कहाँ दुगनी हुई? सिलेंडर का रेट जो है वो दुगना हो गया है, डीजल का रेट दुगना हो गया है। कहाँ आमदन दुगनी करी सरकार की? झूठ। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान जहां विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, वहीं गदरपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस मौके पर बलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की बात कही थी और जिसके 10 से 15 दिन के बाद एक लिखित समझौते के बाद किसानों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया था। एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश था कि आज 31 तारीख को वादा खिलाफी के उसमें ज्ञापन दिया जाए और पुतला जलाया जाए। तो पुतला तो जलाने की परमिशन हमें दी नहीं प्रशासन ने, तो हमने ज्ञापन ही दिया है। ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चे ने आंदोलन स्थगित किया था, उसको किसी शर्त पर किया था कि जो एक कमेटी बनी थी और जो उसमें लिखित में दिया था सरकार को, तो वो काम जो सरकार के जो मुकदमे हैं लिखे किसानों पर, वो वापस लेगी, किसानों को मुआवजे देगी और एमएसपी पर कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया, जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान था कि 31 तारीख को पुतले जलाए जाएं और ज्ञापन दिया जाए। तो उसे ही देखते हुए हम यहाँ आए थे और जो यहाँ के इंचार्ज हैं चुनाव के, उनको हमने ज्ञापन दिया है। ऐसा है कि जब वहाँ से संयुक्त मोर्चे ने अपना आंदोलन उठाया था, तो उस समय सरकार के साथ कुछ लिखित समझौता हुआ था, क्योंकि बिना लिखित के वहाँ से किसानों ने उठने के लिए मना कर दिया था और 15-20 दिन उसके बाद भी बैठे रहे तीनों कानून वापस होने के। और यही कारण था कि कहीं कल के दिन सरकार अपने किसी वायदे से मुकर ना जाए, इसलिए किसान वहाँ बैठा रहा। और लिखित जो लिया, जब उसका लिखित अग्रवाल जी के द्वारा दिया गया, तो उस पर सरकार ने कहा था हम जल्द जो है एमएसपी के लिए एक बनाएंगे कमेटी, और बाकी चीज़ें जो मांगे हैं, केस वगैरह आपके वापस लिए जाएंगे। वो ना तो केस वापस लिए गए आज तक, और ना ही कोई कमेटी इसके लिए बनाई गई, गठित की गई है। यानी जहाँ का तहाँ, जहाँ किसान उठ के गया है, वहाँ जहाँ छोड़ा था सब वहीं पर आज भी उसी जगह खड़ा है, कुछ आगे नहीं बढ़ाया है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि अगर आपने कोई हमसे वायदा किया था तो उस पर हमने विश्वास किया था, तो वो अगर विश्वास टूटना नहीं चाहिए, सरकार का किसानों का विश्वास बना रहे और उसी को मुआवजे दिए गए जो शहीद हुए या घायल हुए।
मेरे ख्याल से नहीं, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं हुई। जब किसान केस ही नहीं अभी तक वापस हुए तो उसमें कहाँ। और इसी के साथ अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।